हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके गेट 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको इससे पहले पता होगा कि इसी सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्यूनोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और माइक्रोबायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो वीडियोस देख लें, ताकि आपके जो और भी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं वो भी आराम से क्लियर होते चले जाएंगे। किन किन टॉपिक्स को पढ़ करके आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस गेट 2023 के अंदर। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट एंड हाई यील्डिंग टॉपिक्स ऑफ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी टुडे। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखिए, जेनेटिक्स का कोर्स अच्छा खासा है, ठीक है। अगर मैं ध्यान दूं तो जेनेटिक्स में अच्छा खासा कोर्स दिया हुआ है, बट मोर और लेस जेनेटिक्स में एक ही 2 या 3 टॉपिक्स हैं जहां से गेट के अधिक से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी करके उस टॉपिक का नाम है, और यहाँ से क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा अभी, कि कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं, उसके अलावा बाकी सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं आते। तो चलिए देख लेते हैं। अगर मैं मेंडल के लॉज़ के बारे में बात करूं, तो जैसे नेट के एग्ज़ाम के बारे में मैं कहूं या आईआईएससी के एग्ज़ाम के बारे में कहूं, तो वहाँ पे मेंडल के लॉज़ से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अपने गेट के एग्ज़ाम के लिए मेंडल के लॉ से क्वेश्चंस नहीं आते। सो यू शुड नॉट कंसिडर टॉकिंग अबाउट मेंडल्स लॉज, या मेंडल्स लॉज पे बहुत ज़्यादा आपको गेट के एग्ज़ाम के लिए समय देने की आवश्यकता नहीं है। तो आई एम नॉट इंक्लूडिंग मेंडल्स लॉज ओवर हेयर। तो मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? देखिए, क्वेश्चंस आते हैं लिंकेज एंड मैपिंग से। लिंकेज एंड मैपिंग से तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। अब न्यूमेरिकल किस तरीके का, आपको पता होगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब कितना चांस है रिकॉम्बिनेशन होने का। तो आपको पता होगा परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन में मेज़र किया जाता है, और इसकी जो दूसरी वैल्यू है वो सेंटीमॉर्गन में मेज़र की जा सकती है। तो अगर मैं 10 सेंटीमॉर्गन बोल रहा हूँ तो 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो और प्लस अगर 2 जीन्स या 2 अलील्स जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं, तो फिर क्या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, या उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं वो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में मैंने देखे हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आ सकता है, और आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार आईआईटी कानपुर पेपर बना रहा है, तो न्यूमेरिकल आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करिएगा, न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैंने देखे हैं डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जाहिर सी बात है, ये डिज़ीज़ कैसी होगी? जेनेटिक डिजीज़ेज़ होंगी। अब जेनेटिक डिजीज़ेज़ में आपको पता है कि ट्राइसोमी हो सकती है या मोनोजोमी हो सकती है, इस तरीके से। अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि जेनेटिक्स में यूप्लॉइडी और एनीयूप्लॉइडी 2 कॉन्सेप्ट हैं। यूप्लॉइडी और एनीयूप्लॉइडी, तो इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी डिजीज़ेज़ जो है वो यूप्लॉइडी के अंदर आती हैं, कौन सी एनीयूप्लॉइडी के अंदर आती हैं। प्लस आपको जैसे कि मान लीजिए बोल दिया गया डाउन सिंड्रोम है। अब डाउन सिंड्रोम जो है वो किस तरीके की डिज़ीज़ है? वो ट्राइसोमी होती है। आपको पता है किसकी ट्राइसोमी? 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। तो इस तरीके से एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउज सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये क्या क्या होती है, इनकी क्या क्या जो डिज़ीज़ किस वजह से हो रही है, यहाँ पे मैकेनिज़्म क्या है, ये पता होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैंने माइक्रोबायोलॉजी में भी आपको बताया था, और मैं यहाँ फिर से इंक्लूड कर देता हूँ कि दिस इज़ ऑफन आस्क्ड। इसमें से क्या है? माइक्रोबियल जेनेटिक्स का है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब माइक्रोबियल जेनेटिक्स में आपको पता है कि आप कॉन्जुगेशन पकड़ लीजिए, ट्रांसडक्शन ले लीजिए, या ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए।
तो यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैंने माइक्रोबायोलॉजी में भी इंक्लूड किया था। तो क्वेश्चन जो है वो आप चाहे तो माइक्रोबायोलॉजी में उसको स्टडी कर लीजिए, चाहे जेनेटिक्स में स्टडी कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा कि अगर इस जीन का सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए 2 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कॉन्जुगेशन अंडरगो कर रहे हैं, तो एक बैक्टीरिया जो होगा वो डोनर होगा, एक रेसिपिएंट होगा। अब डोनर जो है वो अपने जीन्स को रेसिपिएंट के अंदर भेज रहा है, तो क्या सीक्वेंस होगा जीन्स का इफ़ एन इंटरमिटेंट एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड। इंटरमिटेंट कंजुगेशन या इंटरमिटेंट एक्सपेरिमेंट होता है ना, इंटरमिटेंट टाइम। इससे इंटरमिटेंट एक्सपेरिमेंट से क्या करेंगे, आपसे जीन सीक्वेंस पूछेंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये माइक्रोबियल जेनेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मैं जेनेटिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ के जाऊँगा तो कम से कम माइक्रोबियल जेनेटिक्स में ज़रूर स्टडी करके जाना चाहूँगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख करके जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। ये 3 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं और आ जाते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर। अगेन ये न्यूमेरिकल वाला सेक्शन आ जाता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, आपको पता है यहाँ से हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और आपसे थ्योरी भी पूछी जाएगी। तो हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स और थ्योरी। अब न्यूमेरिकल्स में क्या है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि P एंड Q निकालने को आना चाहिए, ठीक है। तो P क्या है, Q क्या है, इसके फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। दूसरी थ्योरी क्या क्या है, तो आपको पता है कि हार्डी वाइनबर्ग ने जो इक्विलिब्रियम थ्योरी दी, हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है। हम लोग क्या कह रहे हैं हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम में, व्हाट डू वी से, हम कह रहे हैं कि बहुत सारी जनरेशन्स के बाद भी जो फ्रीक्वेंसी है P और Q की एलिलिक फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो कांस्टेंट बनी रहती हैं ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये P और Q की फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट बनी रहती है, ये हम कहते हैं अपने हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर। अब ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट तभी बनी रह सकती हैं जब आप कुछ एजम्पशंस को फॉलो करते हैं, जैसे कि नॉन रैंडम मेटिंग हो गया, ठीक है, नॉन रैंडम मेटिंग हो गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, इस तरीके की कुछ एजम्पशंस हैं। तो इन एजम्पशंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से भी, और ये न्यूमेरिकल्स P और Q। तो मैंने जो थ्योरी बोली थी वो यहाँ से आती है एजम्पशंस के ऊपर, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो P Q के ऊपर पूछे जाते हैं, इनकी वैल्यूज़ के ऊपर में बात करते हैं, ठीक है। तो ये 4th पॉइंट हो गया इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आ जाते हैं ट्रांसपोजोन्स पे। अब ट्रांसपोजोन्स का क्या रोल है, कितने टाइप्स होते हैं ट्रांसपोजोन्स के और क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ट्रांसपोजोन्स के केस में, ठीक है। तो ट्रांसपोजोन्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी आपको ट्रांसपोजोन्स के बारे में बेसिक नॉलेज, इतनी चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, अब अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है इकोलॉजी, इवोल्यूशन वगैरह के चैप्टर्स का, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है, बेसिकली जो जीन एक्सचेंज है बिटवीन 2 स्पीशीज़ वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पीसीएशन का टेंडेंसी हो सकता है, ठीक। तो अभी अगला टॉपिक स्पीसीएशन ही है, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक। जेनेटिक ड्रिफ्ट के साथ साथ आप बॉटलनेक इफेक्ट, बॉटलनेक और फाउंडर्स इफेक्ट, इसकी जानकारी आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, कौन कौन सी वजह से आपका स्पीसीएशन हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना चाहिए वो स्पीशीज़ एंड स्पीसीएशन हो जाता है। स्पीशीज़ एंड स्पीसीएशन,
अब देखिए स्पीशीज़ की बहुत सारी डेफिनेशन है, जिसमें बायोलॉजिकल डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। तो डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, और स्पीसिएशन जो है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन, प्लस टाइप्स ऑफ स्पीसिएशन। इसके टाइप्स पता होने चाहिए, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, इस तरीके के जो टाइप्स ऑफ स्पीसिएशन है उसके बारे में ठीक ठाक जानकारी रखिए। उसके ऊपर डेफिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में इससे यहाँ से पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आता। लास्ट जो पॉइंट है जो मुझे बताना है यहाँ पे, वो है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया, जो न्यूक्लियस के बाहर इनहेरिटेंस होती है, दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर से जो इनहेरिटेंस देखने को मिलती है उसको आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कह सकते हैं। दूसरी चीज़, अच्छा ये 8 पॉइंट तो हो गए, एक और इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट देनी है, वो बहुत समझ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का जो सेपरेट बैच होता है वो कब से चलेगा। इसके अलावा गैट बी के बैचेस के लिए पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, और इसके अलावा क्रैश कोर्स के बैचेस के लिए स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गैट बी का फ्रेश बैच जो है, गैट बी का फ्रेश बैच, गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, गैट बी की बात कर रहा हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, गैट बी क्या होता है। गैट बी में आप बीएससी के स्टूडेंट्स और बीटेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी वाले एमएससी के लिए और बीटेक वाले एमटेक में जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, वेरी गुड कॉलेजेस, और गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे कई सारे हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गैट बी के लिए जो फ्रेश बैच हम लोग प्लान कर रहे हैं गैट बी के लिए, दैट वी आर प्लानिंग इन अक्टूबर। तो मोस्ट प्रोबेबली 3 अक्टूबर से गैट बी का फ्रेश बैच चालू होने वाला है। 3 अक्टूबर गैट बी का फ्रेश बैच शुरू होगा, ठीक है। तो आप में से अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जो गैट बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जिनको इंटरेस्ट हो इस बैच में, वो उनको आप ज़रूर कम्युनिकेट करिएगा। 3 अक्टूबर से गैट बी का फ्रेश बैच शुरू होने वाला है। मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अभी आगे आने वाले कुछ समय में, लेकिन फिर भी मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। दूसरा, जो स्टूडेंट्स बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो ध्यान दें कि ऑलमोस्ट 1 नवंबर के आसपास हम लोग नया बैच लॉन्च करने वाले हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए। सिर्फ जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, PYQs भी डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स जो आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ऑल इन ऑल 1 महीने में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ख़त्म करेंगे। ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का बैच है, ये फर्स्ट बैच हो गया, ये सेकंड हो गया, ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का हो गया। अगर मैं बात करूँ क्रैश कोर्स की, क्रैश कोर्स किसके लिए, गेट बीटी के लिए, गेट बीटी के लिए क्रैश कोर्स, ये दिसंबर में लॉन्च हो रहा है, दिसंबर में लॉन्च हो रहा है। कितने दिसंबर को, ऑलमोस्ट 5 दिसंबर। अभी प्लान जो है वो 5 दिसंबर का है, और वी वुड फिनिश ऑफ थिंग्स इन 1 मंथ। 1 महीने का क्रैश कोर्स हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये नोटिस है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिए, और इसके आगे आने वाले समय में हम सेपरेट वीडियोज़ इसके ऊपर बना देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए हमारे साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।